ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के राजा और रानी दोनों को कोई ऐसा जहर पिला देता है जिसका तूर एक ऐसे आइलैंड पर है जहाँ पर जीवन देने वाला पानी है, मगर उस पानी की रक्षा एक खतरनाक राक्षस करता है। आज हम लोग इसी धमाकेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो हमें बताती है कि इस धरती के आखिरी छोर पर एक पैलेस है जो कि पूरे सोने का बना है, जिसका नाम पैलेस सोरिया मोरिया है। इसी पैलेस के नीचे एक मैजिकल ग्लेशियर है। ग्लेशियर की एक एक बूंद पिघलकर एक टब में इकट्ठा होती रहती है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और इसी वजह से इस पानी को लोग वाटर ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि उस पैलेस की तलाश में कई लोग गए ताकि वो उस पानी को हासिल कर सके, मगर आज तक वहां से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एस्पिन और उसके भाइयों को देखते हैं जो जंगल में पेड़ काटने का काम करते हैं। यहाँ आज एक छोटा बच्चा भी इसके साथ आया हुआ होता है जो गलती से पेड़ को गलत दिशा में गिरा देता है, जिसकी वजह से उनका बॉस मरते मरते बचता है। तो उनका बॉस उस बच्चे पर बहुत गुस्सा होता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। एस्पिन और उसके भाई बॉस से कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इसे नौकरी से मत निकालो, और यहाँ इन चारों में बहस होने लगती है। तो वो बॉस इन तीनों भाइयों को भी निकाल देता है। घर आने पर ये तीनों ये बात अपने पिता को बताते हैं तो इनका पिता इन्हें कहता है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो इस बारे में बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ एक शहंशाह गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक शाही नौकर निकलता है जो उन्हें कहता है कि आज हमारी राजकुमारी का 19वां जन्मदिन है और उन्होंने आप सभी को शामिल होने का आदेश दिया है। ये सुनकर वो तीनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से तीनों भाई तैयार होकर राजकुमार की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब लोग इन तीनों भाइयों को अजीब नजरों से देख रहे हैं और इनकी गरीबी पर हंस रहे होते हैं। यहाँ एस्पिन अपने भाइयों को छोड़कर राजकुमारी को बर्थडे विश करने चला जाता है और उसका छोटा भाई पोल खाने के टेबल के पास आ जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो पोल को देखते ही पसंद कर लेती है और अपने साथ डांस करने को कहती है। और पोल बहुत सीधा लड़का है, वो यह सुनकर वहाँ से भागकर अपने भाई के पास आ जाता है। एस्पिन के छोटे भाई के कपड़े देखकर लोग उसे बेटर समझ रहे थे और एक आदमी उसे अपना कोट पकड़ा देता है और तभी वहाँ पर दूसरा वेटर आता है जो एस्पिन के भाई को राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने को कहता है और एस्पिन का भाई ड्रिंक सर्व करने चला जाता है। वहीं एस्पिन राजकुमारी क्रिस्टीन को बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट देने लगता है। तो एस्पिन देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कीमती गिफ्ट रखे हुए हैं। ये देखकर एस्पिन शर्मिंदा हो जाता है और अपने गिफ्ट को वापस दोबारा अपनी पॉकेट में रख लेता है। और तभी राजा ड्रिंक्स पीने के बाद अपनी स्पीच शुरू कर देता है, मगर अगले ही पल राजा और रानी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि जो ड्रिंक एस्पिन के भाई ने उन्हें दी थी उसके अंदर जहर होता है। राज्य का मंत्री राजकुमारी को बताता है कि ये ड्रिंक आपके माता पिता को इस लड़के ने सर्व की है। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्पिन के भाइयों को कैद करवाने का हुक्म दे देती है। एस्पिन उन्हें बहुत समझाता है कि मेरे भाई बेकसूर हैं, मगर एस्पिन की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। रात में शाही वेद राजकुमारी को बताता है कि आपके पेरेंट्स को जहर दिया है जिसकी वजह से ये दोनों कोमा में चले गए हैं और वो अब कभी भी नहीं उठेंगे। ये सुनकर राजकुमारी क्रिस्टीन रोने लगती है और तभी वहाँ पर एस्पिन आता है और राजकुमारी से कहता है कि मेरे भाई निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो। फिर राजकुमारी एस्पिन से कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे पेरेंट्स को जहर दे दिया है जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं और वो कभी भी उठ नहीं पाएंगे। ये सुनकर एस्पिन राजकुमारी से कहता है कि आपने पहले सौर्य मौर्य के बारे में सुना है। ये सुनकर वो शाहीवेद हंसने लगता है। वो कहता है कि ये एक अफवाह है, ऐसा कोई भी पैलेस नहीं है। तो एस्पिन उन्हें कहता है कि ये अफवाह नहीं है, ये सच है। उस पैलेस में एक लाइफ ऑफ वाटर नाम का पानी है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। राजकुमारी एस्पिन की बात सुनकर उसके साथ वाटर ऑफ लाइफ पानी लेने निकल पड़ती है। फिर हम उस वेटर को देखते हैं जिसने स्पेन के भाई को ड्रिंक सर्व करने को कहा था। वो यहाँ एक बार में आता है और वो वेटर उस ग्रुप को बताता है कि राजा और रानी दोनों हमेशा के लिए कुआं में चले गए हैं पर राजकुमारी बच गई हैं और वो अपनी पैलेस को बचाने के लिए वाटर ऑफ लाइफ के लिए जा रही हैं। दरअसल ये ग्रुप्स राजा और रानी को मारकर उस राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं और यह सुनकर ग्रुप राजकुमारी के पीछे जाने का फैसला करते हैं और तभी एक ग्रुप का आदमी उस वेटर को भी जहर देकर मार देता है। उधर एस्पिन और राजकुमारी एक जंगल में आ जाते हैं, मगर एस्पिन को गोल्डन पैलेस का रास्ता नहीं पता होता है और तभी उसके सामने गिलहरी आती है जो एस्पिन और राजकुमारी को लेकर एक बीच के घर आ जाती है। अंदर आकर वो लोग देखते हैं कि उस बीच की नाक एक टेबल में फंसी हुई है। एस्पिन उस बीच की नाक को उस टेबल से निकालने में उसकी मदद करता है और उससे गोल्डन पैलेस के बारे में पूछता है और तो वो बीच एस्पिन को बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही इंसान गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटा है जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के पीछे रहता है। वही तुम्हें गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि उस गुफा से पहले तुम्हें एक मॉन्स्टर मिलेगा जो तुम्हें अपनी बातों में गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। इसके बाद विच अंदर चली
जाती है और एस्पिन को अंदर से उड़ने वाले जादुई जूते लाकर देती है। एस्पिन बाहर आकर उन्हें पहनकर देखने लगता है और एस्पिन ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगता है। इसके बाद ये लोग गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर एस्पिन के भाई पोल से वही लड़की मिलने आती है जिसने पोल को डांस के लिए कहा था और वो पोल के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा केक भी लेके आती है और पोल का भाई उस केक को देखने लगता है तो उसे उस केक के अंदर एक कंघी और एक चम्मच मिलती है। फिर पोल का भाई इस चम्मच को अपने पास रख लेता है और वही राजकुमार और एस्पिन चलते चलते घने जंगल में आ जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत खौफनाक जंगल में आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुनते ही राजकुमारी के सारे सैनिक राजकुमारी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। मगर राजकुमारी, क्रिस्टीन और एस्पिन आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ क्रिस्टीन को लेटते ही नींद आ जाती है और वो जोर जोर से खर्राटा लेने लगती है, जिसकी वजह से एस्पिन अपने कानों को घास से बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वायलिन की धुन बजने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर क्रिस्टीन उसके पास खींची चली जाती है। यह देखकर एस्पिन की भी आँख खुल जाती है और वो भी क्रिस्टीन के पीछे पीछे चल पड़ता है। एस्पिन अपने कानों से घास निकालकर उस धुन को सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस धुन की वजह से ही हो रहा है। और तभी एस्पिन देखता है कि वो वायलिन एक मॉन्स्टर बजा रहा है, जिसके बाद एस्पिन क्रिस्टीन को होश में लाता है और देखता है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में उस विश ने इन्हें बताया था। मगर वो मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने से मना कर देता है और एस्पिन से कहता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें मुझे वायलिन कंपटीशन में हराना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। एस्पिन उस मॉन्स्टर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है और पहले वो मॉन्स्टर वायलिन बजाता है, जिसे सुनकर क्रिस्टीन एक बार फिर से मदहोश हो जाती है। फिर एस्पिन का नंबर आता है और वो इतना गंदा वायलिन बजाता है कि वो मॉन्स्टर अपने कानों पर हाथ रख लेता है और तभी एस्पिन जोर से वो वायलिन उस मॉन्स्टर के सर पर मारता है और क्रिस्टीन को लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है। और कुछ देर चलने पर एस्पिन को एक शॉट की बोतल मिलती है तो एस्पिन राजकुमारी से पूछता है कि ये क्या है, तो राजकुमारी उसे बताता है कि उससे किसी भी बेहोश इंसान को होश में लाया जा सकता है। और तभी क्रिस्टीन को दूर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों जल्दी से उस घर के पास आ जाते हैं। यहाँ एक बहुत बूढ़ा इंसान लकड़ी चीर रहा होता है। एस्पिन उससे पूछती है कि क्या आप वही इंसान हैं जो गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटे थे, और तो वो उनसे कहता है कि उनसे बारे में तुम्हें मेरे पिताजी बताएंगे जो कि अंदर है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और ओल्ड मैन मिलता है। एस्पिन उससे भी वही सवाल पूछता है तो वो भी उससे यही जवाब देता है जो बाहर वाले ओल्ड मैन ने दिया था। ऐसा इनके साथ यहाँ पर कई बार होता है, लेकिन यहाँ पर हर बार ओल्ड मैन का साइज छोटा होता चला जाता है और लास्ट में इन्हें एक बहुत छोटा और बूढ़ा आदमी मिलता है। एस्पिन उससे वही सवाल पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि मैंने ऑफ वाटर ऑफ लाइफ पिया है, मगर ज़्यादा उम्र होने के कारण मैं रास्ता भूल गया हूँ, पर मैंने उसके बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिख रखा है। और डायरी मिलने पर एस्पिन उसे पढ़ने लगता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने वही ग्रुप खड़ा होता है जिसने क्रिस्टीन के पेरेंट्स को जहर पिलाया था। और वो ग्रुप एस्पिन और क्रिस्टीन को बंदी बनाकर अपने कैंप में ले आते हैं। यहाँ क्रिस्टीन ग्रुप के हेड से पूछती है कि आप लोग कौन हो और हमें यहाँ पे क्यों पकड़ के लेके आए हो, और वो सुनकर ये सब हंसने लगते हैं। हेड क्रिस्टीन से कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को जहर पिलाया था। ये सुनकर क्रिस्टीन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि किसके कहने पर तुमने ऐसा किया था, मगर हेड क्रिस्टीन को कुछ भी बताने से मना कर देती है और अपने आदमियों को उन दोनों को खत्म करने के लिए कहती है। मगर फिर अचानक वो अपनी मन बदल लेती है और वो क्रिस्टीन को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने की कोशिश करने वाला तुम्हारा वफादार मंत्री है। यह सुनकर क्रिस्टीन हैरान हो जाती है, जिसके बाद हेड अपने आदमियों से कहती है कि अब इन दोनों को मार दो। और तब तक क्रिस्टीन बड़ी चालाकी से एक चाकू अपने आस्तीन में रख लेती है और हेड के दो आदमी उन्हें लेकर बाहर आते हैं और कौन मारेगा इस बात से आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान क्रिस्टीन अपनी और एस्पिन की रस्सी को काट लेती है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर कुछ ही दूर चलने पर ग्रुप के लोग इन्हें घेर लेते हैं तो क्रिस्टीन उस जादुई वायलिन को निकालकर उसे बजाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो सब लोग मदहोश होकर नाचने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उधर एस्पिन के भाइयों के पास वो मंत्री आता है जो उन्हें बताता है कि राजा और रानी को जहर देने वाले को मैं जानता हूँ। तो पॉल उसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि वो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आता है, मगर मंत्री वहां से चला जाता है। रात होने पर पॉल और उसका भाई उस चम्मच की मदद से लॉकअप खोलकर वहां से भागने लगता है, मगर भागते भागते वो दोनों गलती से मंत्री के कमरे में ही आ जाते हैं। और तो मंत्री उन्हें कहता है कि मैं तो यही चाहता था, और क्योंकि तुम दोनों के भागने की कोशिश से साबित हो गया है कि राजा और रानी को जहर तुमने ही दिया है, और उन्हें कहता है कि कल तुम्हें राजा और रानी को मारने की कोशिश में मौत ही सजा दी जाएगी और मैं बच जाऊंगा। सैनिक दोबारा उन दोनों भाइयों को पकड़कर ले जाते हैं और उधर एस्पिन और क्रिस्टीन अपने सफ़र के दौरान एक बीच पर आ जाते हैं।
जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक बोट होती है। और तो यास्मीन उससे कहता है कि क्या अब हम लोग को सौरमोरा पैलेस पहुंचा सकते हैं। तो ये नाम सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। और वो कहता है कि उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खतरा है और वहां से आज तक कोई भी आदमी जिंदा लौट के नहीं आया है। और तो क्रिस्टीन उससे कुछ सोने के सिक्के देती है, जिसके बदले वो आदमी उन्हें उस आइलैंड का नक्शा देता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरी बोट ले जा सकते हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। यह सुनकर एस्पिन और क्रिस्टियन बोट लेकर अपना सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा धुंध होती है। यहाँ आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि पानी में बहुत सारे लाशें पड़ी है, जिन्हें देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा पानी का क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और एस्पिन की आँख आइलैंड के किनारे पर खुलती है। और तो एस्पिन देखता है कि क्रिस्टीन वहाँ पर नहीं है। एस्पिन पागलों की तरह क्रिस्टीन को ढूंढने लगता है, क्योंकि एस्पिन क्रिस्टीन को पसंद करने लगा था। एस्पिन क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है, जहाँ वो अपने सामने सौरमोरा गोल्डन पैलेस को देखता है। एस्पिन जल्दी से उस गोल्डन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहां उसके सामने उस पैलेस का राजा कंकाल बैठा होता है। उसके पास एक बॉल जैसी चीज होती है, तो एस्पिन उस कंकाल से उसे लेकर अपने पास रख लेता है। यहाँ एस्पिन को एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है जो कि महल के नीचे जा रहा होता है। एस्पिन उस रास्ते के जरिए नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं और तभी एस्पिन एक रोशनी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जहरीली गैस चालू हो जाती है। मगर एस्पिन जल्दी से उस सोल्ट की बोतल को पी लेता है और वो बच जाता है। जिसके बाद एस्पिन एक कमरे को खोलता है जहाँ उसके सामने वाटर ऑफ लाइफ होता है। और तभी वहाँ पर वो ग्रुप भी आ जाता है जिन्होंने क्रिस्टीन को बंदी बना रखा होता है। एस्पिन क्रिस्टीन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। ग्रुप के हेड पानी पीने के लिए उस बोट की तरफ दौड़ती है, मगर एस्पिन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और यहाँ इनमें फाइट होने लगती है। बाकी ग्रुप के लोग वहाँ से सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं और आखिरकार ग्रुप के हेड किसी तरह वाटर ऑफ लाइफ को पी लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मगर तब भी वहाँ का सोना हिलने लगता है और अगले ही पल नीचे से 3 सिर वाला राक्षस बाहर निकलता है, जिसके आंखें नहीं होती। मगर ग्रुप की हेड उस राक्षस को देखकर खौफ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बहुत ताकतवर बन चुकी है। हेड उस राक्षस को मारने की कोशिश करती है, मगर उन पर उसका कोई भी असर नहीं होता। तो राक्षस हेड को एक जोरदार गुस्सा लगाता है और वो मर जाती है। यह देखकर ग्रुप के बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं, मगर जहरीली गैस की वजह से ग्रुप के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और क्रिस्टीन उस राक्षस से कहती है कि मेरे पेरेंट्स को इस पानी की ज़रूरत है। तो राक्षस उसे कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर एस्पिन उसके उनकी आंख देता है, जो कि उस राजा के कंकाल के पास थे। अपनी आंख मिलने पर राक्षस बहुत खुश होता है और क्रिस्टीन को वाटर ऑफ लाइफ ले जाने की इजाज़त दे देता है। जिसके बाद एस्पिन और क्रिस्टीन उन जादुई जूतों की मदद से वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं राज्य में पॉल और उसके भाई को मंत्री मौत की सजा देने वाले थे, मगर तभी वहां पर एस्पिन आ जाता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है कि राजा और रानी को जहर देने वाला यही है। मगर वहां मौजूद लोग एस्पिन की बातों पर विश्वास नहीं करते और मंत्री एस्पिन को भी उसके भाइयों के साथ मारने लगता है। और तभी वहां पे राजा और रानी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टीन ने उन्हें वाटर ऑफ लाइफ पिला दिया था और राजा को अपने मंत्री के गद्दारी के बारे में भी पता चल गया था। मंत्री राजा से कहता है कि आपको जहर देने वाले ये तीनों भाई हैं, मगर राजा उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश किसने की है। और राजा अपने सिपाहियों से मंत्री को काल कोठरी में डालने को कहता है, जिसके बाद एस्पिन क्रिस्टीन को वो गिफ्ट दे देता है। यहाँ क्रिस्टीन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आप दोनों को बचाने वाला एस्मिन ही है और मैं एस्मिन से ही शादी करना चाहती हूँ। और इस बार राजा भी मान जाता है और इन दोनों की शादी पक्की कर देता है। वहीं एस्मिन का भाई पॉल भी उस नौकरानी को एक्सेप्ट कर लेता है और अब क्रिस्टीन और एस्पिन साथ साथ रहने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।